हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में स्टार्ट किया था टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। हमने क्या स्टार्ट किया था? मॉनेटरी पॉलिसी। और इसके बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है हमने वो पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि मनी सप्लाई क्या होता है, अगर मनी सप्लाई एक्सेस है तो क्या होता है, डिफिसिट है तो क्या होता है, फिर जो हमारी आरबीआई उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है। तो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या लेकर आती है? मॉनेटरी पॉलिसीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर के डिटेल के बारे में। तो जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? वो होगा क्वांटिटेटिव कंट्रोल के बारे में। ठीक है, क्या होगा? क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में। क्वांटिटेटिव मेजर्स में जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उसमें हमारी आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये सारी चीजें किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप सारी सपोर्ट करते हैं तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्वांटिटेटिव मेजर्स। ओके, तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, क्या क्वांटिटेटिव मेजर्स में जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो है बैंक रेट। क्या है? बैंक रेट। देखो, अगर आपने पिछली क्लास पूरी अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा कि मनी सप्लाई क्या होता है और एक्सेस और डिफिसिट क्या होता है। ठीक है, और उसके सिचुएशंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि बैंक रेट की वजह से ये सारी चीजें कैसे होती हैं। देखो, बैंक रेट है क्या वो समझो अभी बात को ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियरली समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, तो यहाँ पे हम दो चीजों का एग्जांपल लेते हैं। एक है हमारा कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, एक है हमारा कॉमर्शियल बैंक, और एक है हमारा आरबीआई। क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में जो होते हैं ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और इन्हीं दोनों के बीच में ये जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये घूमते रहते हैं। देखो, होता क्या है कि जब भी आरबीआई को सॉरी जब भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स को, ध्यान से समझना, जब भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे नहीं होते इनके पास, मतलब इनके पास ये है कि जब फंड्स नहीं होते, ध्यान से समझना, जब इनके पास फंड्स नहीं होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जाते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई से क्या करते हैं? ये लोग फंड्स बोरो करते हैं। ध्यान से समझना, ये लोग क्या करते हैं? आरबीआई के पास से जाके फंड्स बोरो करते हैं, और आरबीआई भी अच्छे पापा की तरह यानी अच्छे बैंक की तरह क्या करती है? इनको फंड्स प्रोवाइड करती है। ध्यान से समझना, इनको क्या करती है? फंड्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंड्स इनको फ्री में प्रोवाइड करती है? बिल्कुल नहीं, ये फंड्स इनको फ्री में बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती है। तो आरबीआई क्या करती है? इन लोगों से कुछ चार्जेस वसूल करती है। ठीक है, इन लोगों से क्या करती है? कुछ चार्जेस वसूल करती है। अभी ध्यान से समझना, क्या करती है? कुछ चार्जेस वसूल करती है। और ये जो चार्जेस होते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। बात समझ में आया? क्लियर हुआ कि बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट का मतलब क्या है कि जब भी कॉमर्शियल बैंक्स को फंड्स की नीड होती है, जब उनके पास फंड्स की कमी होती है, तो वो जाते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई के पास से फंड्स बोरो करते हैं। और उस फंड के बदले में, जो फंड उन लोगों ने बोरो किया है, उस फंड के बदले में उन लोगों को क्या करना पड़ता है? कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है। किसको? आरबीआई को। और वो जो चार्जेस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। अभी समझते हैं कि अगर ये जो बैंक रेट है इसका इंपैक्ट कैसे होता है मनी सप्लाई पे। ठीक है, डिमांड पे, प्राइस पे कैसे इंपैक्ट होता है, कैसे कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा, कैसे ये लोग कंट्रोल करते हैं। अब जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लेते हैं इफ ये जो बैंक रेट है, कौन सा रेट है? ये जो बैंक रेट है, अगर मान लो कि ये बैंक रेट काफी हाई है, ठीक है, बैंक रेट क्या है? काफी हाई है। अब होगा क्या? जब बैंक रेट हाई होगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो बैंक्स होते हैं, कौन? देखो, जो बैंक होते हैं वो लोग क्या करेंगे? लेस बोरोविंग करेंगे। क्या करेंगे? लेस बोरोविंग। अब इस बात को ध्यान से समझना, सारी चीजें आप क्लियर, कहते हैं ना, कनेक्ट कर पाओगे। देखो, जब बैंक रेट जो होता है, जब वो हाई होता है तो बैंक लोग क्या करते हैं कि लेस बोरोविंग करते हैं। किससे? आरबीआई से। ध्यान से समझना, कौन बोरोविंग लेस करता है? कॉमर्शियल बैंक्स। तो चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लेस बोरोविंग करते हैं। और फिर होगा क्या? जब लेस बोरोविंग होगी तो लेस लेंडिंग होगी। मतलब इनके पास जब खुद के पास पैसे नहीं है तो ये लोगों को पैसे कहां से देंगे? बात समझ में आया? जब इनके पास खुद के पास पैसे नहीं है तो लोगों को पैसे कहां से देंगे? लेकिन अगर ये लोगों को पैसे देंगे भी, मान लो ये लोगों को पैसे दे रहे हैं, तो वो भी कैसे देंगे? ध्यान से समझना, तो वो भी क्या होगा? हायर रेट पे होगा। क्या होगा? हायर रेट पे होगा, क्योंकि इनको भी तो हाई रेट पे करना पड़ रहा है आरबीआई को। ये भी क्या कर रहे हैं? हाई रेट पे ले रहे हैं ना बैंक्स आरबीआई से। तो जब ये हाई रेट पे ले रहे हैं तो ये पब्लिक को भी हाई रेट पे प्रोवाइड करेंगे।
अब होगा क्या, जब हायर रेट पे पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे तो सिचुएशन ये होगा कि कम से कम लोन जाएगा, क्या होगा, फीवर लोन टू पब्लिक, क्योंकि पब्लिक को जब बहुत ही अर्जेंट होगा, बहुत ही नीड होगा, तभी जाके ये आरबीआई से पैसे लेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है इतना? अब होगा क्या कि जब फ्यूअर लोन्स टू पब्लिक होगा, फ्यूअर लोन्स का मतलब ये हुआ कि लोगों के पास पैसे कम जा रहे हैं, क्योंकि रेट क्या है, हाई है, तो पब्लिक भी लोग बैंक से पैसे नहीं लेगी, क्योंकि भाई हाई रेट देना पड़ेगा तो वो भी फंस जाएंगे ना। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा, जब हायर रेट से उनको पैसे मिल रहे हैं और उनके पास कम पैसे जा रहे हैं, इट मीन फ्यूअर लोन्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेस मनी टू पब्लिक, राइट। यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लेस मनी होगा किसके पास, पब्लिक के पास। जब पब्लिक के पास लेस मनी होगा, इट मीन्स कि लेस एक्सपेंस। देखो सीधा सा लॉजिक है, कम पैसा का मतलब कम खर्च, ठीक है, पैसा कम है तो मतलब कम खर्च, और कम खर्च का मतलब ये हुआ कि जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। बात को ध्यान से समझो, डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिमांड डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल भी क्या होगा, जो ये होगा कि प्राइस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये सिचुएशन कब होगा, जब बैंक रेट हाई होगा। ठीक है, तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं फास्ट फॉरवर्ड में, कि जब बैंक रेट हाई होगा तो होगा क्या, कि जो बैंकर्स होते हैं यानी जो बैंक्स होते हैं वे लेस बोरो करेंगे। ठीक है, जब वो लेस बोरो करेंगे तो लेस लेंडिंग करेंगे। जब लेस लेंडिंग करेंगे, लेकिन वो भी कैसे कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं हायर रेट से। जब हायर रेट से कर रहे हैं मतलब ये हुआ कि लेस लोन टू पब्लिक, पब्लिक के पास कम पैसे जा रहे हैं, कम पैसे होने की वजह से वो कम खर्च करेंगे, कम खर्च करने की वजह से डिमांड भी कम होगी, और आज नहीं तो कल डिमांड कम होने की वजह से प्राइसेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हो गया पहला सिचुएशन, कब, जब बैंक रेट हाई होगा। और इसका जस्ट अपोजिट ये होगा कि जब बैंक रेट क्या होगा, लो होगा। याद रखना, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जब बैंक रेट लो होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, वाइस वर्सा व्हेन लो रेट। ठीक है, इसलिए मैंने हाई का समझा दिया। अब तुम्हें क्या होगा कि लो का तुम अपने आप समझ जाओगे, जब भाई बैंक रेट कम होगा इसका मतलब बैंक के पास पैसे ज्यादा है, बैंक के पास पैसे ज्यादा है तो पब्लिक को पैसे ज्यादा देगी, जब पब्लिक के पास ज्यादा होगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, और फिर क्या होगा, यहाँ पे प्राइस पे इफेक्ट होगा। बात समझ में आया, क्लियर है? तो इस तरह से प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये होगा आपका जब बैंक रेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब कंट्री में सिचुएशन था इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे इन्फ्लेशन है तो प्राइस कम करना है तो वो ये वाला टेक्निक यूज कर लेंगे, यानी प्राइस को वो लोग जो बैंक रेट है उसको हाई करने की शुरू कर देंगे। जब डिफ्लेशन होगा तो डिफ्लेशन में क्या कर देंगे, लो कर देंगे। तो इस तरह से कंट्री में वो बैंक रेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो आपको समझना है। देखो मनी सप्लाई, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, जब कंट्री में क्या होगा, कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई डिमांड से ज्यादा। यहां पे देखो मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से, किसकी, मैं मनी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कंट्री में क्या हो जाएगा, तो कंट्री में क्रिएट होगा इन्फ्लेशन। क्या क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन को खत्म करना है तो इसका मतलब यह है कि मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ेगा, और डिक्रीज करना पड़ेगा तभी जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो जब ऐसा सिचुएशन करना है तो कंट्री ये वाला टेक्निक यूज करेगी। ठीक है, और उसी तरह से अगर मान लो अपोजिट सिचुएशन है तो अपोजिट काम करो, बात खत्म। ओके, अगर अपोजिट है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर लेंगे, डिप्रेशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे एक बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कहा आपको याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं, कि जब पॉलिसी, ये जो हमारी पॉलिसी बनी है वो पॉलिसी कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, जो हमारी पॉलिसी है वो कुछ इस तरह से बनती है कि यहाँ पे हमारा जो बैंक रेट होगा, ठीक है, जो पॉलिसी हमारी कुछ इस तरह से बनती है कि जो हमारा बैंक रेट होगा वो क्या हो, बहुत ही लो हो। क्या हो, बहुत ही लो है, यानी वेरी लो। इसलिए देखो मैंने वर्ड लिख दिया, क्या लिखा है मैंने, वेरी लो। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं कि हमारी पॉलिसी कुछ इस तरह से बने कि आरबीआई जो है वो बैंक रेट काफी लो रखे। तो जब बैंक रेट लो होगा तो इसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी।
याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो आपको पूछे जाते हैं कि व्हाट इज चीप मनी पॉलिसी। तो चीप मनी पॉलिसी या लिख देंगे भाई कि जब बैंक रेट है ना वेरी लो होगा तो कौन सी पॉलिसी बनती है, चीप मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, ऐसे अलग अलग नाम लिख के आपको दे देंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि जब ऐसी पॉलिसी जिसमें बैंक रेट वेरी लो होगा तो उसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी। और इसी का एकदम अपोजिट, जब बैंक रेट वेरी हाई होगा, ठीक है क्या, जब बैंक रेट वेरी हाई होगा तो उसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। उसको क्या बोलते हैं, डियर मनी पॉलिसी। ठीक है, क्लियर है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ याद रखना है कि अब ये सिचुएशन क्या है कि ये जो बैंक रेट पॉलिसी है, बैंक रेट पॉलिसी राइट नाउ आरबीआई जो है वो यूज करना कम कर दिया है। यानी आरबीआई ने क्या किया है, ये जो बैंक रेट वाला पॉइंट था इसको अभी कम कर दिया यूज करने का। क्यों कम कर दिया, उसका रीजन समझो। ये जो बैंक रेट होता है बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और अभी हमने देखा है कि जो हमारा कंट्री, जो हमारा इकोनॉमिक है, वो शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें चेंजेस ला रहा है। ठीक है, आज क्या है कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं हो सकता, तो लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजंस लेना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सॉरी आरबीआई ने क्या किया, अब कुछ ऐसे पॉलिसीज लेकर आए हैं जो शॉर्ट टर्म में यूजफुल हो। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में यूजफुल हो, तो आजकल वैसे पॉलिसीज यूज होते हैं। तो उन पॉलिसीज में क्या क्या है, उन पॉलिसीज में हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे कुछ पॉलिसीज लेकर आए हैं जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, क्या क्या याद रखना है जो हमारे नोट में है, यानी मेन पॉइंट में याद रखना है कि जब सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से, किसकी, मनी की, तो क्या होगा, कंट्री में इन्फ्लेशन होगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अपोजिट है तो वो डिप्रेशन होगा और अपोजिट काम करना पड़ेगा, यानी मनी सप्लाई इंक्रीज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ऐसी पॉलिसी बना रही जिसमें बैंक रेट हमारा लो होगा तो उसको बोलेंगे चीप मनी पॉलिसी, और बैंक रेट हाई होगा तो उसको बोलेंगे डियर मनी पॉलिसी। और याद रखना है कि आरबीआई राइट नाउ बैंक रेट जो है वो यूज करने को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया है, याद रखना कि कैंसिल होने का मतलब बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए था, और हमारा ये जो इकोनॉमिक है वो शॉर्ट टर्म में बहुत चेंजेस लाता है, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। इसीलिए राइट नाउ शॉर्ट टर्म वाली चीजों को यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसीलिए बैंक आरबीआई ने दो चीजें लेकर आया, रिवर्स रेट और सॉरी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस बारे में यानी बैंक रेट के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप क्लास के बारे में रिव्यू भी दे सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले हटा देता हूँ ताकि थैंक यू भी मैं लिख पाऊँ। तो ये इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से आप हमेशा क्या करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।